द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कैसे परफॉर्म करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इंपैक्ट कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटजी नेक्स्ट फुल ईयर के लिए बनाने वाले हैं तो वीडियो लंबी हो सकती है। बैंकिंग दिसंबर क्वार्टर के बैंकिंग रिजल्ट्स मोर और लेस ओवर स्टेट बैंक के रहते हैं। स्टेट बैंक के रिजल्ट्स के बाद ये इस क्वार्टर के जो रिजल्ट सीजन है वो ओवर हो जाएगा और हमें अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए और उसके बाद की तैयारी करके चलनी है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, नोन फैक्टर्स जो हमें मालूम है वो इसको बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे इंपैक्ट करेंगे, और कुछ अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारी इस डिस्कशन से बाहर हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं एक एक करके फैक्टर्स, फिर उसका इंपैक्ट, फिर हमें बैंकिंग के कौन से स्टॉक्स में बने रहना है और कुछ में से निकल जाना है। शुरू करते हैं यूएस मार्केट से। फेड रेट कट ट्रम्प सरकार आने के बाद, क्योंकि काफी वो कंसेशंस दे रहे हैं, ड्यूटीज भी लगा रहे हैं, टैरिफ्स भी लगा रहे हैं, उससे यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आनी थोड़ी मुश्किल है। उसकी वजह से फेड के लिए रेट कट फर्दर करना एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए मुश्किल है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, जो आज से उनकी मीटिंग चल रही है फेड की, और जो कल शाम तक उसका डिसीजन आएगा और परसों हमें मालूम चलेगा कि कोई रेट कट अभी 2 क्वार्टर नहीं होने वाला है। दिस इज द वन फैक्ट। दैट मीन्स यूएस मार्केट से हमें रेट कट की वजह से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी अगले 2 क्वार्टर। इंडियन मार्केट में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को रिकॉग्नाइज किया। उसको देखते हुए पहले 50,000 करोड़ की ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब बॉन्ड्स परचेज करने के लिए उन्होंने बोला कि हम करेंगे, जिसको भी बेचने हमें भेज दो। और कल उन्होंने फिर 1.5 लाख करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंस किया। दैट इंडिकेट्स कि बैंक आरबीआई हैज रिकॉग्नाइज कि सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच है। और लिक्विडिटी क्रंच क्यों हो रहा है? एफआईआईस जो अपना माल बेच रहे हैं वो डॉलर्स लेके जा रहे हैं, उन डॉलर्स को बेच के जो है लिक्विडिटी जो है सिस्टम में कम होती जा रही है। उसको कवर अप करने के लिए आरबीआई हैज कम अप विद द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब यह भी एक फैक्ट है कि हमेशा के लिए तो एफआईआईस बेचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो स्टॉक होगा, और ये जो सिस्टम है लिक्विडिटी क्रंच का वो कम भी होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन से थोड़ा फर्क पड़ेगा, एफआईआई की सेलिंग कंट्रोल होने से फर्क पड़ेगा, और दूसरा अक्टूबर से मार्च की जो बिजी सीजन होता है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है लिक्विडिटी की, वो भी अब कम होगी अप्रैल ऑनवर्ड, उससे भी फर्क पड़ेगा। इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है? कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए कॉस्ट ऑफ फंड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट में जो रेट्स जो ज्यादा हीट अप हो रहे थे वो अब कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि एनीबॉडी कैन गो टू द आरबीआई और वहां से जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू पैसा उठा सकता है। अब तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि आरबीआई के लिक्विडिटी क्रंच रिकॉग्नाइज करने और एफर्ट करने से कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंकों के लिए कम होगी। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए नेक्स्ट आरबीआई की जब मीटिंग है 5 से 7 फरवरी में जो होगी, वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। और हमें मालूम है आरबीआई के रेट कट का मतलब बैंकों के लिए बेनिफिशियल ही रहता है। तीसरा फैक्टर जो सामने है हमारे, वो है बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर विल ट्राई टू कीप फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पुश जो है वो तो रहेगी ही। ये दोनों फैक्टर से बेनिफिशियल है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से एक विशेष सर्कल बन जाता है, कंपनीज बोरो करती हैं, अपने पैसे लगाती हैं, बैंकों से बोरो करती हैं, वो मार्केट में पैसा जाता है और फिर वही सर्कल जो है चल पड़ता है। और भी कुछ अनाउंसमेंट्स बैंकों के लिए आ सकती हैं बैंकों को सपोर्ट करने के लिए। अब आते हैं जो फैक्टर्स जिसकी वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कुछ बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे नहीं आए एसेट क्वालिटी की वजह से। अब उसे देखते हैं वो कितनी आगे तक चल सकती है। अब 2 तरह की एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है। एक तो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स दे रखे हैं जिसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं हम। वहां पर अभी 2-3 क्वार्टर हमें नहीं दिखता कि एसेट क्वालिटी कुछ थोड़ा इंप्रूव हो सकती है, लेकिन
उसमें स्ट्रेस अभी चालू रहेगी। दूसरा है जो बड़े बैंक हैं, HDFC, SBI, बाकी बैंकों ने जो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डेंट आया है वो है एग्रीकल्चर लोन्स। हमें मालूम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ये बड़े बैंक जो है एग्रीकल्चर लोनिंग करते हैं और कई बारी मार्केट से एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो भी उठा लेते हैं। और एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो एक सीजनल होता है, उसकी जो रीपेमेंट होती है फसल के साथ लिंक होती है, नवंबर और मई में उनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होती हैं। उसकी वजह से जो दिसंबर क्वार्टर होता है उसमें एग्रीकल्चर NPAs थोड़े से बढ़ जाते हैं और फिर आगे जून क्वार्टर में थोड़े बढ़ जाते हैं। अप्रैल क्वार्टर में वो थोड़े से रिकवर हो जाते हैं और बेटर हो जाते हैं। तो ये सीजनल फैक्टर बड़े बैंक जहां पर एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में दिक्कत थी वो अगले क्वार्टर में इंप्रूव होती हुई हमें दिखेगी, रिकवरीज उसमें आ जाएंगी। तो दैट लीड्स अस टू ए फैक्ट कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या पोर्टफोलियो में बनाए रखना है तो हमें बड़े बैंकों को बनाए रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी भी थोड़ा एट ए डिस्टेंस ही हमें रख के चलने हैं। NBFCs, ये जितने भी हमने फैक्टर्स बोले हैं उसकी वजह से कॉस्ट उनके लिए लो हो जाए, कॉस्ट ऑफ फंड्स लो हो जाएगी। अच्छे NBFCs को हम दोबारा देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। SBI के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और दिस टाइम एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में थोड़ा डेंट जरूर आएगा। अदर देन दैट अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं बैंक से और SBI का शेयर जो 750 के करीब चल रहा है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट है। अब एक जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पिछले दो चार महीने से वो है FIIs की सेलिंग। मान के चलिए कि FII की सेलिंग हमेशा नहीं रहेगी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक्स उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाएंगी। अब जब भी वो FII वापस आएंगे तो वो लार्ज कैप में ही घुसेंगे पहले, उसके बाद जो है लार्ज कैप को देखने के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलने शुरू हो जाते हैं। तो सम स्ट्रेस इन दी मिड एंड स्मॉल कैप अभी और है। लार्ज कैप में मोर और लेस बॉटम आउट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हमें ध्यान रखना है ह्यूज PE वाले जो 70-80 की PE के स्टॉक्स हैं अभी उनको थोड़ा दूर रखें। छोटे बैंक्स 10 की PE के नीचे कोई अच्छा बैंक है हमें उसको कंसिडर करके चल सकते हैं, जैसे हमने क्रूड व्यासा बैंक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में हमने रखा था। बड़े बैंक 15-16 की PE पे जिसमें एक्सिस बैंक हमारा टारगेट पे आया था। ICICI बैंक के रिजल्ट्स ठीक हैं, HDFC लॉन्ग टर्म बैठा है। ये सब हमें इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोच सकते हैं क्योंकि पहले FII जब भी आएंगे तो इन्हीं स्टॉक्स में हाथ डालेंगे। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए वी कैन कंक्लूड फॉर सम स्टॉक्स बॉटम इज ऑलरेडी देयर। जो हाई PE वाले हैं वहां पर थोड़ा करेक्शन और बाकी है। अपने पोर्टफोलियो को चर्निंग करके चलें। दिस इज द टाइम कि थोड़ा क्वालिटी की तरफ चलें। फंडामेंटल्स हमेशा पे करते हैं लॉन्ग टर्म में, मे भी शॉर्ट टर्म में ना भी पे करें। बैंकिंग में बड़े स्टॉक्स को लेके चलें। छोटे स्टॉक्स में जो 10 PE से नीचे के स्टॉक्स हैं, 10-11 की PE में हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। जिनकी एसेट क्वालिटी इस बार ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई थी, जो ज्यादा MFI में नहीं है, माइक्रो फाइनेंस में नहीं है, उनकी तरफ ध्यान दें। यह था हमारा एनालिसिस और एक स्ट्रेटजी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन बिटवीन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो हमें मालूम नहीं है, जब भी आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर बुलिश ऑन बैंकिंग स्टॉक्स बट नॉट ऑल बैंकिंग स्टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।